नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है मुझे अपनी माँ और बहन समझने की गलती नहीं करना, जो थप्पड़ खाकर कोने में पड़ी रहूंगी। आज फिर विवेक की माँ अपने बेडरूम की लाइट ऑफ करके फर्श पर बैठी रो रही थी। विवेक जब घर आया तो उसने अपनी माँ का कमरा देखा, रोने की आवाज़ भी सुनी, पर अंदर जाकर देखने की जहमत नहीं उठाई। विवेक के पिताजी अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते और उसकी मां को मारते। विवेक ने अपने घर में बचपन से यह सब होते देखा था और अब यह सब बातें उसे परेशान भी नहीं करती थी। उसे पता था मां रात भर रोएगी और फिर सुबह सबसे पहले उठकर पिताजी के लिए चाय बनाएगी, तो अब तो यह सब रोज की बात थी। विवेक आजकल अपना MBA कर रहा था। उसके परिवार में उसकी माँ लीलावती, पिताजी सुरेश और उसकी एक छोटी बहन प्रिया थी। प्रिया की शादी 18 वर्ष के होते ही उसके पिताजी ने अच्छे घराने में करा दी थी। घर में हमेशा से यही हाल था। पिताजी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के थे। बात बात पर माँ को मारना उनकी आदत थी। साथ में जब तक उसकी बहन इस घर में थी अक्सर वो भी पिट जाती। इसलिए जब उसकी शादी की बात हुई, पढ़ने का मन होने के बावजूद उसने कोई विरोध नहीं किया। वो बस इस नर्क से निकल जाना चाहती थी। जैसे जैसे विवेक बड़ा होता गया उसने इन सब के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे और जब से वो थोड़ा बड़ा हो गया उसे मार भी नहीं सहनी पड़ती। वो अपनी हर ज़रूरत के लिए अपने बाप पर निर्भर था। उसकी बहन का ससुराल एक रूढ़िवादी परिवार था। उसका पति नीरज उसे मारता तो नहीं था, वो बस तानों, गालियों और दूसरी औरतों से काम चला लेता था। प्रिया वहाँ विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। विवेक ने एक ही शहर में होने की वजह से कई बार अपने जीजा को दूसरी औरतों के साथ देखा भी था। जब भी वो प्रिया से कुछ कहता तो वो बोलती कि कोई फ़ायदा नहीं है कुछ बोलने का। यहाँ से निकलकर अगर मायके भी गई तो पिताजी चैन से जीने नहीं देंगे। यहाँ सिर्फ आत्मा में घाव है, वहाँ तो आत्मा के साथ साथ शरीर में भी घाव होंगे। और बच्चों का क्या होगा? जैसा भी है अब यही मेरा घर है। माँ भी तो मार खाकर घर की इज्जत के लिए पापा के साथ रह रही हैं। ये तो कम से कम मुझे मारते तो नहीं हैं। विवेक का MBA पूरा होते ही उसने अपने पिताजी की फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। उनका प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत बड़ा कारोबार था। विवेक के पिता के बिजनेस पार्टनर बलराम जी ने जब विवेक को देखा तो उन्हें अपनी बेटी रोशनी के लिए विवेक बहुत पसंद आया। उन्होंने शादी की बात बढ़ाई और 6 महीने के अंदर ही विवेक की शादी रोशनी से हो गई। रोशनी बहुत ही सुलझी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने घर में आते ही घर का घुटन भरा माहौल देख लिया। वो अपनी सास की बहुत इज्जत करती, पर ससुर की इज्जत उसकी नज़रों में दिन प्रतिदिन घटती जा रही थी। उसने विवेक से बात करने की कोशिश की, पर विवेक ने उनका आपस का मामला कहकर टाल दिया। रोशनी ने विवेक से फैक्ट्री जाने की बात भी करी, पर विवेक ने घर कौन देखेगा बोलकर उसको नज़रअंदाज कर दिया। जबकि शादी के पहले विवेक ने उससे वादा किया था कि वो बिजनेस में उसका हाथ बटा सकती है। दिन गुजरते जा रहे थे। विवेक भी अपने पिता की तरह गुस्सैल और स्वार्थी स्वभाव का था। रोशनी से उसकी अक्सर तकरार हो जाती, पर रोशनी समझदारी दिखाते हुए बात को हर बार संभाल लेती। दरअसल विवेक की फैक्ट्री में उसकी नई असिस्टेंट मिली ने ज्वाइन किया था और विवेक अब उसमें इंटरेस्टेड था और वो नहीं चाहता था कि रोशनी को इसकी भनक भी लगे। पर रोशनी के पापा ने यह महसूस कर लिया और रोशनी को बता दिया। रोशनी ने अपने पापा को बोला कि आपको कोई गलतफहमी हो गई, विवेक ऐसा नहीं है, और बात आई गई हो गई। दोनों की शादी की सालगिरह पर सुरेश जी ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी। शहर के सभी लोगों को बुलाया गया। पार्टी सुरेश जी के फार्म हाउस पर थी और पार्टी की जिम्मेदारी मिली के कंधों पर थी और वो यहाँ वहाँ दौड़कर सारे काम करवा रही थी। अचानक से विवेक का फ़ोन मिली के पास आया। वो बोला, मैं फार्म हाउस आया हूँ सारी तैयारियाँ चेक करने, तुम ऊपर आ जाओ। मिली ऊपर उससे मिलने कमरे में चली गई, जहाँ दोनों ने शाम तक का वक्त साथ बिताया। मेहमान इकट्ठा होने शुरू हो गए थे। विवेक और बलराम जी का पूरा परिवार भी वहीं था। मिली बहुत अच्छे से तैयार हुई थी और काली ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अचानक से विवेक ने मिली को फ़ोन करके ऊपर बुलाया और उसे ऊपर वाले कमरे में खींच लिया। विवेक उससे लिपटा जा रहा था और मिली उसे बार बार मना कर रही थी कि कोई आ जाएगा। विवेक ने कहा, सब नीचे हैं और रोशनी को मेरी माँ से फुर्सत ही नहीं है, कोई नहीं आएगा, तुम बस मेरे पास आओ।
रोशनी उस वक्त अपनी सास को लेकर ऊपर ही गई हुई थी उन्हें अच्छे से तैयार करने। उसने और लीला जी ने ये सब बातें दरवाजे के बाहर से सुन ली। रोशनी अंदर जाने ही वाली थी कि लीला जी ने उसे रोक दिया और कहा, बेटा बहुत मेहमान है, यहाँ बिना वजह बेइज्जती होगी। रोशनी उनकी बात मानकर नीचे चली आई। नीचे केक काटने का वक्त हो चला था पर विवेक का कुछ पता नहीं था। सुरेश जी ने उसे फ़ोन करके बुलाया और कहा, मिली के साथ कभी और वक्त गुजार लेना, अभी नीचे आ जाओ। ये बात भी रोशनी ने सुन ली। विवेक थोड़ी देर में नीचे आ गया। रोशनी विवेक को लेकर केक की तरफ बढ़ गई और दोनों ने साथ केक काटा। रोशनी ने केक का थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथ में लिया और विवेक के मुंह और कपड़ों पर अच्छे से रगड़ दिया। विवेक उसकी इस हरकत से नाराज़ हो गया और चिल्लाया, क्या बदतमीजी है, मेरे पूरे कपड़े को ख़राब कर दिए जाहिल औरत। रोशनी के हाथ का एक चाटा विवेक के गाल पर पड़ा। रोशनी चिल्लाई, जाहिल मैं नहीं तुम हो। जो आदमी अपनी सालगिरह पर दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हो, जाहिल उसे कहते हैं। तुम मुझे अपनी माँ के जैसा न समझना, जो मार खाकर भी घर की इज्जत के लिए तुम्हारे बाप के साथ रहती हैं, न ही अपनी बहन की तरह जो अपनी इज्जत और बच्चों के लिए अपने आवारा पति के साथ रह रही हैं। ये चाटा हमेशा तुम्हें इस बात की याद दिलाएगा। मैं जा रही हूँ अपने पापा के साथ, तुम रहो यहाँ अपनी इज्जत के साथ। रोशनी अपने पापा के साथ चली गई। सुरेश और नीरज की नज़रें झुकी हुई थी। विवेक अपना गाल पकड़ के खड़ा था। मिली ने वहाँ से निकल जाने में ही भलाई समझी। कोने में लीला और प्रिया भी खड़ी हुई थी। लीला को रह रह कर यह लग रहा था कि अगर उन्होंने समय रहते सुरेश को रोका होता तो शायद आज उनके बच्चे ऐसी स्थिति में न होते। प्रिया विरोध कर पाती अपने पति का और विवेक शायद औरतों की इज्जत करता। लीला आगे बढ़ी और सुरेश और नीरज के गालों पर एक एक थप्पड़ लगाकर बोली, मैंने अगर आज पहले ही तुम्हारे थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दिया होता तो आज एक और सुरेश का जन्म मेरे घर में नहीं हुआ होता और मेरा बेटा औरतों की इज्जत और कद्र करना सीखता और मेरी बेटी घुट घुट कर मेरी तरह जीने के लिए मजबूर नहीं होती। यह कहकर लीला प्रिया का हाथ थामे चली गई। विवेक और सुरेश दोनों की नजरें झुकी हुई थी। आज उन्हें कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आज उन्हें अपनी मर्दांगनी पर चोट लगी थी तो औरत की हकीकत समझ में आ रही थी। आपको रोशनी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।